हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उनके सोल्यूशन आप देखने वाले हैं। सारे जो भी क्वेश्चन हैं सारे सोल्यूशन देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो इसमें सोल्यूशन दिया ही हुआ है, बस इसे मुझे एक्सप्लेन करना है, बस वही काम मैं करने वाला हूँ। चाहिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली दफ़ा चैनल विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलती रहें। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। 68% जलीय विलयन। अच्छा, यदि इस विलयन का घनत्व इतने ग्राम पर ml हो तो अम्ल के नमूने की मोलरता क्या होगी। मोलरता बराबर ये फार्मूला रखे हैं, मोलरता बराबर ये फार्मूला रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला कहाँ से आ गया, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, या तो रट लो, इसी इसी को रट लो। ठीक है, भार भार परसेंट, यहाँ पे परसेंट हटाएंगे, भार जो होगा 68 तो 68 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। और घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है जब वही होता है द्रव्यमान बटे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का भार बटे आयतन, भार बटे आयतन। ये तो, और यहाँ पे ऐसे मोलरता बराबर होता का मोल बटे आयतन होता है ना, मोल बटे आयतन लीटर में। ठीक, तो वहीं से इसी से फार्मूला बना लिए। ये मोल होता है, मोल क्या होता है, भार बटे अणभार, भार बटे अणभार, W/m, अणभार दिया ही हुआ है हम यहाँ पे, भार हो ही जाएगा 68, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, 100 लगाएंगे। और आयतन, इसमें इसमें घनत्व मतलब क्या होता है, m/m भार बटे अणभार होता है, भार भार बटे आयतन होता है। आयतन नीचे वही आयतन आ जाएगा, आयतन यहाँ भी था, आयतन यहाँ भी था, आयतन वहाँ भी है, आयतन यहाँ भी है। ठीक है, तो आयतन से आयतन यहाँ पे हो जाता है खत्म। हालांकि ऐसे मत लगाओ, आप ऐसे लगा लो, ज़्यादा सिंपल बैठेगा आपको। डी दिया है, डी डी कितना है, डी होता है m/v होता है। भार पता ही है 68, तो v निकालना हो तो 68/68 ये हो जाएगा 1.504 हो जाएगा। यहाँ से v आ जाएगा, ml में आएगा, इसके लीटर में बदल लेंगे जो भी आए। ठीक है, वो कर लेना आप। w दिया ही है 68%, अब v मिल गया जितना मिला, जितने लीटर में, बस निकाल लेंगे फिर आराम से। अणभार पता ही चल जाएगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मोलर मास अणभार है ना, निकाल लोगे आप। सारी वैल्यू मिल गई, W मिल गया, V मिल गया, M मिल गया, बस यही तो रखना है, निकल आएगा। इसमें भी वही करना है, ठीक है, इसमें भी वही करना है। ठीक, घना तो दिया है, इसमें यहाँ से ml निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है 10%, मतलब जली ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम है, 10% है तो 10 ग्राम है, सीधा सीधा। ठीक है, ग्लूकोज का भार मिल ही जाएगा, m निकाल लेना आराम से। मोललता निकल ही जाएगा, विलेय का मोल बटे विलायक का ग्राम, किलोग्राम में भार, किलोग्राम में भार देख लेना। विलायक कितना था, माना कि विलयन पूरा 100 ग्राम है तो ग्लूकोज 10 ग्राम था, तो विलायक कितना, जल का भार कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। 90 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग करोगे, 1000 से भाग मतलब 10⁻³ से गुणा कर दोगे। क्लियर है। ये मोललता की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, क्या है, जब मान के जस्ट से 25% विलियन के 300 ग्राम एवं 40% विलियन के 400 ग्राम आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। विलेय का मात्रा इतनी है, प्रथम विलियन में विलेय की मात्रा कितनी है, ये है भाई। परसेंट 25% मतलब 25/100, टोटल कितने में, विलियन के 300 ग्राम, 300 ग्राम तो मल्टीप्लाई 300 से, तो आ गया 75%। 300 का कितने परसेंट, 300 का 25% ना, 300 का 25% यही तो होगा, 300 × 25/300, 300 का 25% यही तो होगा, ये हो जाएगा। 2 0 25 से 75, ये 75 ग्राम आ गया प्रति विलियन विलेय। ठीक है, विलियन के 300 ग्राम में 25% विलेय है, बात समझ रहे हो ना। दूसरे विलियन में विलेय अब 40% है, 400 में 40%, ये हो जाएगा। कुल विलेय की मात्रा इतनी हो जाएगी, कुल विलियन की मात्रा इतनी 300, 400, 700 ग्राम। मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, कुल विलेय बटे कुल विलियन, कुल विलेय 300 ग्राम, वो सॉरी 235 आया था ना, 235 और नीचे 700,
परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, वही कर दिए। अगला सवाल, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर एक प्रतिहिम एंटीफ्रीज, प्रतिहिम मतलब एंटीफ्रीज विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता गणना कीजिए। यह विलयन का घनत्व इतना हो तो विलयन की मोलरता बताओ। विलयन की मोलरता बताओ। तो आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकाल का भार कितना होता है 62 मोलरता W/m इंटू विलय का भार ग्राम में। ठीक है, इतना विलय का भार इतना दिया हुआ 62 अणुभार आ जाएगा। ग्राम विलायक का भार किलोग्राम में निकालेंगे तो 0.2 आ जाएगा। विलायक का भार 0.2 आ जाएगा ना। देखो विलायक का भार कितना दिया था, विलायक का भार 200 ग्राम दिया हुआ था। 200 ग्राम को 1000 से भाग लगाएंगे किलोग्राम बदलने के लिए, तो 0 उड़ गए, 0.2 आ जाएगा। 0.2 आ जाएगा। क्लियर है? सब क्वेश्चन नोट कर लेना, तभी साल समझ में आएंगे ज़्यादा। विलयन का आयतन पता ही है, डी बाई एम बटे वी निकालना हो आयतन तो m/d हो जाता है, m/d हो जाता है। विलयन का भार, विलयन का आयतन निकालना तो विलयन का भार पूरा रखेंगे। विलयन का भार ये दोनों विलय प्लस विलायक जोड़ देंगे, भार ml में आ जाएगा। ml लीटर में चाहिए तो 1000 से भाग लगा लेंगे, इसमें आ गएगा। ये देखो वही किए, 1000 से भाग लगा लिए, इतना आ गया मोलरता। क्लियर है? अगला, एक पेय जल का नमूना क्लोरोफॉर्म के साथ अत्यधिक रूप से दूषित पाया गया, जिससे कैंसरजन होने की संभावना थी। दूषित जल में यह स्तर 15 ppm था। इसमें 12 अनुसार प्रतिशत के नमूने क्लोरोफॉर्म के विलयन की मोलरता। ppm का अर्थ क्या है? 15 भाग विलय 10⁶ भाग विलयन में भार अनुसार उपस्थित है। ppm पार्ट्स पर मिलियन ना, इतने भाग में इतने भाग 15 भाग उपस्थित है। ठीक है, विलय क्लोरोफॉर्म का भार कितना हो जाएगा? 15 ग्राम। 15 ग्राम ले लेंगे। भार अनुसार क्या हो जाएगा? कितने में उपस्थित है? 10⁶ में कितने उपस्थित है? 15। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो वही किए यहाँ पे। मोलरता क्या हो जाती? मोलरता भी फार्मूला बार बार बता ही रहे हैं, कई बार बताएं। W/m मोल होता ना, W/m मोल। ठीक, मोल और नीचे विलय का किलोग्राम में भार, फार्मूला पर रखें, ठोक दिए। विलायक का भार इतना, ठीक है, विलायक का भार इतना, पूरे विलयन के भार से विलय का घटा देंगे, विलायक का भार ये आ जाएगा। विलय का भार यही है। ठीक, अणुभार ये पता हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के लिए, ये निकाल लेना। तुम निकाल लोगे ना। एक कार्बन कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5। 3 को क्लोरीन निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई पूरे को ऐड करो, निकल आएगा। ठीक है, अभी थ्योरी को वाला क्वेश्चन, एल्कोहल तथा जल के एक विलयन में आणविक अननोन क्रिया मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की क्या भूमिका होती है। अब तुमको संगुणन अंगुणन पढ़ाए थे, तो यहाँ पे देखो समझ लेते, वहाँ पे समझ ही लेते क्या दिक्कत है। एल्कोहल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित रहते हैं, मतलब कि एसोसिएट हो जाते हैं ना, हाइड्रोजन बांड बना के। एल्कोहल के अणु जैसे एथिल अल्कोहल ही ले लो, एथिल अल्कोहल ही ले लो प्यारे, ओ है यहाँ पे एच है, दूसरा कोई एथिल अल्कोहल आएगा उसका एच, उसका ओ, ये इनके बीच आ जाएगा ना हाइड्रोजन बांड, वही चीज़ बता रहा है। एल्कोहल एवं जल को परस्पर मिलाने पर इनके मध्य आकर्षण बल घट जाते हैं। आकर्षण बल घट जाता है, विलयन का वाष्प दाब आशा से अधिक होता है। इस प्रकार जल एवं एल्कोहल, तो विलयन का वाष्प दाब आशा से अधिक होता है। भाई आकर्षण बल घट जाएगा, उनके मध्य कोई बांड नहीं बनेगी, यानी कि दोनों फ्री हैं, दोनों फ्री हो जाएंगे। एल्कोहल फ्री है, जल फ्री है, तो दोनों वेपराइज होने वाले हैं, तो वाष्प बढ़ जाएगा। वाष्प बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तथा जल एल्कोहल का मिश्रण राउल नियम के में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। वो भी सी बात, जब वाष्प दाब बढ़ जाता है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, घट जाता तो ऋणात्मक। नोट, अनआबंधित अणुओं आयनों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों का सामान्य नाम अननोन क्रिया होती है। इसी को अननोन क्रिया बोलते हैं। ठीक, जो आकर्षण बल होते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा घटती है। ताप क्यों? ताप बढ़ाया जाता है तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती? घट जाती है। जब गैस किसी द्रव में घुलती है तब वह प्रतिक्रिया कैसी होती है? ऊष्मा क्षेपी होती है, अर्थात डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा।
डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। द्रव गैस मिलेगा, विलयन बनेगा तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा छेपी होगी, ऊष्मा छेपी होगी, डेल्टा एच देगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रक्रिया विपरीत दिशा में अग्रसर होती है। ताप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आप विपरीत दिशा में, विलयन से फिर द्रव गैस दो अलग होंगे, मिलेंगे नहीं फिर, और गैस विलयन से बाहर निकल जाती है। इसलिए ताप बढ़ाने पर गैस द्रव की विलेयता का हो जाती है, घट जाती है। हेनरी का नियम पढ़ लो आप, थ्योरी। अगला क्वेश्चन, इतने ग्राम एथेन वाले विलयन के ऊपर एथेन का आंशिक दाब एक बार है, यदि विलयन में इतने ग्राम एथेन उपस्थित है तो गैस का आंशिक दाब कितना होगा, गैस का आंशिक दाब कितना होगा। गैस की मात्रा दी हुई है हेनरी के अनुसार, इतना इतना ये फार्मूला होता है, m इक्वल टू इतना होता है, p इक्वल टू इतने बार होता है। तो हमें मालूम है कि एच बराबर कितना हो हेनरी स्थिरांक, m बाई पी हो जाएगा। p एक बार है, m इतना है, m इतना है तो रख लेंगे तो यही आ जाएगा के एच। दूसरे पदों में जब के एच इतना है, m इतना है, तो p कितना हो जाएगा, m बाई के एच कर देंगे, ये सॉल्व करें, इतने बार हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आंशिक दाब पूछ रहा है ना, तब इतने उपस्थित तो इतने इतना एथेन था तो इतना बार था, जब इतना हो जाएगा इथेन तब बात आप पूछ रहा। के एच हमें नहीं मालूम, के एच तो वही होगा जो कांस्टेंट है। राउल्ट नियम धनात्मक ऋणात्मक विचलन के अर्थ है, पढ़ लो थ्योरी से। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक आवासशील विलेय के 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब इतने बार है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास निकालना है विलेय का। चूंकि वाष्प दाब में कमी अधिक है, इसलिए राउल्ट नियम अधिक सही सूत्र प्रयोग करता है। इसलिए राउल्ट कमी अधिक होती, चूंकि वाष्प दाब में अधिक कमी होती है, तो ये फार्मूला राउल्ट नियम का लगता है। अच्छा, यहाँ पे पी नॉट ए भी हो सकता है, पी एस और पान में पी एस आ जाता है, कभी कभी पी नॉट ए ही आता है, लेकिन इस केस में पी एस ही आएगा पान में, ठीक है, याद रखिएगा, जब वाष्प दाब में कमी अधिक होती है तब। ये फार्मूला यहाँ पे एक्स बी होता है, एक्स बी होता है, एक्स बी वही है भाई, मोल प्रभाज है ना एक्स बी। किसका मोल प्रभाज था, विलेय का मोल प्रभाज था, विलेय का मोल प्रभाज बचे, विलेय के मोल बटे कुल विलयन के मोल, कुल विलयन नहीं लेते इसमें, विलायक ही लेते हैं, ठीक, क्योंकि तन विलयन के लिए होता है राउल्ट नियम, तन विलयन के होता है तो विलेय क्या कर देते हैं, निकलेट कर देते हैं। समझ गए, फार्मूला है तो फिर बी नॉट ए वही होगा, इतने पाई में बार विलयन का बार ताब दाब इतना है, विलायक विलेय की मात्रा इतनी है, अड़भार इतना है जल, मोलर मास निकालना है, डब्ल्यू ये पूरा सॉल्व कर लें हम, मोलर मास निकाल ले विलेय का। हेप्टेन तथा ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं, इतने इतने दोनों घटकों का वाष्प दाब इतने तथा इतना है। 26.0 ग्राम हेप्टेन तथा 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब कितना होगा। हेप्टेन का भार इतना है, ऑक्टेन का भार इतना है, हेप्टेन के मोल इतने बाई इतना, ऑक्टेन के मोल इतने बाई इतने ग्राम। मोल निकाल लोगे ना, भार बटे अणभार, भार बटे अणभार, भार बटे अणभार, भार दिया ही हुआ है, अणभार से भाग करो, निकालो मोल फटाफट, कुल मोल पता ही हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, दोनों के मोल, हेप्टेन का मोल प्रभाज यानी हेप्टेन के मोल बटे कुल मोल, ऑक्टेन के मोल प्रभाज मतलब ऑक्टेन के मोल बटे कुल मोल, निकाल लोगे बस, फार्मूले में रखो, पुट करो, वैल्यू निकालो। 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब इतने इतने हैं, इससे बनी अवाशील विलेय के 1 मोलर विलयन का ताप का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। 1 मोलर विलयन के विलेय के मोल कितने होंगे, एक मोलर विलयन है तो मतलब उसमें 1 मोल है, तभी ना 1 मोलर होगा, ठीक। जल का भार कितना है, 100 ग्राम, या जल के मोल कितना हो जाएगा, 1000 बटे विलेय का भार बटे अणभार, 28 से भाग कर देंगे अणभार जल के अणभार से, मोल इतना आ जाएगा, ठीक, कुल मोल इतने आ जाएंगे, जल का मोल प्रभाज इतना आ जाएगा, जल का मोल प्रभाज मतलब क्या हुआ, जल के मोल बटे कुल मोल, सॉल्व करो, इतना लाओ, फिर विलयन का वाष्प दाब इक्वल टू शुद्ध
जल का वाष्प दाब गुणे जल का मोल प्रभाज। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का मोल प्रभाज जो होगा इसके जल के मोल प्रभाज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, एक अवाहशील विलेय मोलर द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम पर मोल के भार की गणना कीजिए जो 114 ग्राम ऑक्टेन में विलीन करने पर इसके मूल वाष्प दाब को 80% तक कम कर देता है। चूँकि वाष्प दाब में 80% की कमी होती है इसलिए वाष्प दाब में यह कमी बहुत अधिक है, इसलिए सान्य विलयन के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। पी नॉट ए माइनस पी एस बपान में पी एस, यही यानी बहुत अधिक कमी हो रही, फिर वही फार्मूला लगाएंगे ना। बस सारी वैल्यू मिल गई, पुट करो निकाल लो। ठीक है, विलेय के बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें भी कुछ है नहीं। एक अवाहशील विलेय, हालांकि इसको मैंने सॉल्व कराया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने लेक्चर नंबर संभवतः कौन सा लेक्चर नंबर है न्यूमेरिकल, तीसरा या चौथा वीडियो है इसके सोल्यूशन का, चौथा है, चौथा। वहाँ पे इसको मैंने सॉल्व कराया, चौथा है कि पाँचवा है शायद, ऐसे चौथा ये होगा या फिर पाँचवा होगा, तीसरा नहीं है। चौथे में होगा इसका सोल्यूशन या पाँचवें में होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, पूरा समझा रखा है वहाँ पे, बोर्ड पे मैंने कराया है, या तो यहाँ समझ लो तो मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको, देख लो। इक्वेशन नंबर ये 2 बना था और यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये 1 बना था। ठीक, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक से पी नाट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, पी नाट का मान एक से निकाल लेंगे तो एक समीकरण में रख देंगे, तो वहाँ से पी नाट का मान रखने पर एम का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, मान लो यहाँ इस समीकरण को सॉल्व करके हम पी नाट ए इक्वल टू जितना है उतना ले आए। ठीक, तो पी नाट ए इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ पे इस समीकरण में समीकरण 2 में पी नाट जो पी नाट है उसकी जगह पे रख देंगे उसका मान। ठीक है, यहाँ से एम का मान निकाल लेंगे, फिर एम का मान जो आएगा किसी समीकरण में रख देंगे, एम की जगह पी नाट ए का मान निकाल लेंगे, तो दोनों समीकरण हल करने पर ये मान आ जाएंगे। शर्करा के 5% जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। जल में ग्लूकोज के 5% भारानुसार विलयन के हिमांक ज्ञात कीजिए, जल में शुद्ध हिमांक इतना है। पहले के एफ का मान ज्ञात करते हैं, पहले किसका मान ज्ञात करना है, के एफ का। के एफ का मान ज्ञात करना है तो क्या है, सब कुछ दिया ही हुआ है यहाँ पे, डेल्टा टी, अब ये फार्मूला डब्ल्यू दिया है, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू एम दिया है शर्करा के लिए, शर्करा के लिए, शुगर के लिए है ना शर्करा, ये होता है C12H22O11, C12H22O11, यही होता है ना शुगर का, सुक्रोज का फार्मूला। डेल्टा टी एच क्या होता है निकाल लेंगे, जितना हीमिंग फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई, होता है इतना था, रियल में इतना कम हो के इतना आया है, तो कितनी कमी हुई है, इतना कमी हुई। ठीक है, डेल्टा टी एफ आ गया, बस सबके मान तक के एफ का मान निकाल लिए। ये तो स्थिरांक है, स्थिरांक का मान वही रहेगा। अगले बिलियन के लिए स्मॉल डब्ल्यू इतना हो गया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम इतना, के एफ इतना हो जाएगा, तब यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, डेल्टा टी एफ इतना, इतने कमी हो रही होना चाहिए थे, इतने कमी हो रही तो हो कितना जाएगा, इतना हो जाएगा, होता है इतना, इतने कमी हो रही तो हो कितना जाएगा बिलियन का, इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन सौ केल्विन ताप पर 36 ग्राम ग्लूकोज प्रति लीटर वाले विलयन का पारसाण दाब 4.98 बार है, या समान ताप पर विलयन का पारसाण दाब 1.5 बार हो तो विलयन की सांद्रता कितनी होगी, विलयन की सांद्रता कितनी होगी। कुछ नहीं, पहले के लिए हम इतने इतने आर टी इक्वल है, टी भाई दोनों का समान है, समान ताप पर है, आर भी कांस्टेंट है तो दोनों को इक्वल ही होगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे समीकरण दोनों को बना के, सी निकालना कंसंट्रेशन के टर्म। भाई मालूम है ना तुमको, पाई वी बटे एन आर टी होता है, एन आर टी, वी इधर आएगा तो इधर इधर मान लो नहीं होगा,
इधर से नहीं होगा, इधर नहीं होगा तो इधर होगा, इधर होगा। ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म ही तो है मोलरता। तो इसको सी लिखो चाहे एम लिखो, आंसर निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, पूरा मिल ही जाएगा। इसको ऐसे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आर टी से आर टी कट जाएगा। ठीक है, ये और 36 180 और सी बचेगा, सी का मान निकाल लोगे यहाँ से। ठीक, ये थ्योरी पढ़ लीजिए आप पढ़ना चाहें तो, क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है। चलो अगला, ये सारे थ्योरी वाले हैं क्वेश्चन, ये सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर पढ़ना हो तो। ये वाला देखिए, यह झील के पानी का घनत्व इतना है तथा इसके एक किलोग्राम में इतने ग्राम Na प्लस आयन है, तो Na प्लस आयन की मोलरता, Na के मोल निकालेंगे क्योंकि मोल लगता है। नीचे नीचे मोललता निकालनी, मोलालिटी बते विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 1 किलोग्राम में है ही है, तो मोललता बटे विलेय का भार 1 किलोग्राम, 4/1 आ जाएगा, तो 4 ही रहेगी मोललता, यानी कि मोललता क्या होगी 4 ही होगा, घनत्व का कोई यूज ही नहीं होगा यहाँ पे। अगला, CuS के विलेयता गुणनफल इतना है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोललता ज्ञात कीजिए। देखो इसको, Cu की मोललता क्या हो, मान लिया S मोल प्रति लीटर है, जितने भाई जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने, जितने बिलियन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी भाई उसकी मोललता होगी, मोलरता होगी ना, उसे ही तो उसकी मोलरता होगी। इतने मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यही तो है मोलरता, है ना। एस मान लिया एस मोलरता है, कितने आयन घुलेंगे उतनी ही सांद्रता होगी, जितनी सांद्रता वही उसकी मोलरता। ठीक, मान लो इतने इतने आयन घुल रहे हैं, ये एक अणु इतने आयन बना रहा है, मान लेना इसके एस मोल हैं, इसके भी सल्फाइड आयन के भी एस मोल हैं, कापर आयन के भी एस मोल है, एस मोल है। तो यहाँ पे SP निकालनी है, SP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणांक है। विलेयता गुणांक क्या हो जाएगा, उत्पाद बटे अभिकारक, अभिकारक 1 लेंगे, CuS का क्या लेंगे, CuS का वैल्यू 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे, ये दोनों को आयन रख दिए, ये दोनों आयन, यानी कि नीचे कोई मतलब ही नहीं, नीचे रखो चाहे ना रखो, इसीलिए यहाँ पे क्या किए, आयनों के ही इक्वल आ गया। आयन माने थे, ये आयन कितना था S के इक्वल था, तो S सल्फाइड आयन भी S के इक्वल, तो S स्क्वायर हो गया, S स्क्वायर हो गया, तो S स्क्वायर बराबर क्या आया, KSP आया, स्क्वायर इधर हटा के इधर अंडर रूट कर देंगे। KP हमें मालूम विलेयता गुणांक कितना था, विलेयता गुणांक हमें मालूम था इतना था, अंडर रूट में इसका रूट ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्पिरिन की एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एस्पिरिन की मात्रा कितनी है, 6.5 ग्राम, कितनी है 6.5 ग्राम है, तो एसीटोनाइट्राइल की मात्रा कितनी होगी 450 ग्राम, एसीटोनाइट्राइल की मात्रा कितनी होगी 450 ग्राम, कुल मात्रा कितनी है 456.5 ग्राम, 456.5 ग्राम। एस्पिरिन की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, प्रतिशतता निकालेंगे, कहाँ आएगा भाई, एस्पिरिन की मात्रा बटे टोटल मात्रा बूढ़े 100, बस। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया, मैं समझा रहा हूँ सोल्यूशन। M मतलब क्या है, मोलालिटी है, मोललता है, इतने मोललता मतलब बिलियन का अर्थ हुआ नेफ्रीन के नैलाफ्रीन के कितने, इतने मोल एक किलोग्राम जल में विलीन है, 1 किलोग्राम, इतने नेलाफ्रीन के इतने मोल 1 किलोग्राम जल में है भाई, मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक यहाँ पे जल है, तो 1 किलोग्राम जल में कितने मोल है, इतने ही मोल तो हैं, यही तो है, इसका अणभार इतना होगा। अब हमें मालूम है मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणभार, मोल को अणभार से गुणा कर देंगे तो भार आ जाएगा, वही किए, अणभार से गुणा कर दिए मोल को तो भार आ गए, इतने ग्राम, mg में बदलना है तो 1000 से गुणा, इतने आ गए। विलयन का भार कितना हो जाएगा भाई, विलेय का भार 1000 ग्राम, नीचे विलायक का भार नीचे विलयन का भार ग्राम में, तो इतने ग्राम आ जाएगा टोटल।
क्योंकि इतने ग्राम के लिए इतना ग्राम, इतने ग्राम mg के लिए इतने ग्राम क्या लगता है, बिलियन लगता है। तो 1.5 mg के लिए कितना लगेगा, इतने से डिवाइड कर देंगे, इतने के डिवाइड कर देंगे, गुणे 1.5 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में इतने मोलर का 250 ml बिलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। सारे सवाल हलवा होते हैं, कठिन नहीं होते कुछ। तो W/m/v बेंजोइक अम्ल का इतना ही होता है। W निकालना है तो मोलरता mv मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, W निकालना तो ये दोनों इधर आ जाएंगे मोलरता गुणे में, बस निकल आएगा आराम से। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसका कौन सा ज़्यादा होगा हिमांक के अनुमान का बढ़ता क्रम। ये क्वेश्चन क्या पड़ा, 10 ग्राम इतने को 250 ग्राम जल में मिलाने पर हिमांक में होने वाले अनुमान की गणना की। के ए दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। इतने मोलर द्रव्यमान अणुभार कितना हो, इतना आ जाएगा। मोलरता WM/V यानी मोलरता निकाले, मोलरता निकालने के लिए MBC इतना आ जाएगा। के ए निकालना है तो के ए याद कर लो, वेग स्थिरांक है, ये वेग स्थिरांक है तो मतलब मोलरता अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री है, किसकी डिग्री है, किसकी डिग्री है यहाँ पे, संगुणन होगा तो संगुणन की डिग्री, विलेतन होगा विलेतन। अल्फा का मान बहुत कम है तो अगर अल्फा का वैल्यू कम है तो इसे लगभग 1 के बराबर मान लिया जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू जैसे 1 माइनस 0.0012 ऐसे कुछ घटाएं तो बहुत कम वैल्यू, बहुत कम वैल्यू, 1 से थोड़ा सा कम होगा, 0.993 ऐसे कुछ जाएगा जैसे, तो इसको सीधा सीधा 1 ही मान लेंगे, पूरा क्या मतलब घटाने का। तो इसीलिए आ जाएगा यहाँ पे कि ए बराबर C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यही इसी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक। C इतना आया था, अल्फा स्क्वायर हमें मालूम करना है, ठीक है। समझ आ गई बात। ये पूरा एक माने ना तो एक से चाहे जिसमें भाग लगाओ तो उतना ही रहेगा, क्लियर है। तो अल्फा के मान यहाँ से निकाल लिए, अल्फा का मान निकाल के ए भी दिया हुआ है ना फार्मूला में, सवाल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, के ए दिया हुआ है ना प्यारे, के ए कितना है 1.4 इंटू 10⁻³ 3 है, 3 सॉरी यहाँ पे, बस हो गया। सी का मान रख दिए, ये इसके बराबर कर दिए, अल्फा स्क्वायर निकालना है, इसको इधर नीचे भाग दे, डिवाइड में चला जाएगा, इसका रूट इधर भेज देंगे, रूट ले लेंगे, इतना आ जाएगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसे नहीं होगा कुछ। आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1+1 फैक्टर का वीडियो देख लो, ना देखा हो तो वहाँ पे थ्योरी मैंने क्लियर कर रखी, तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे ये क्यों लिए हैं, ठीक है। तो मालूम होना टी एफ क्या होता है, के एफ आई और मोललता, यही तो होता है। मोललता में पता ही थी, आई पता चल गया, के एफ पता है तो इतना निकाल लिया, समझ गए। ये क्वेश्चन पढ़ लो, हो गए, पढ़ लिए। तो यहाँ पे आई का मान फिर यही, आई की जगह पे ये रख दिए, अल्फा का मान प्रेक्षित मान ये आ गया, अल्फा का मान ही निकालना है, ये आ गया। फिर वियोजन इस तरह का मान ये होता है, फिर ये होता है, फिर वैसे सॉल्व करेंगे, देखो। फिर यहाँ पे ये इसको 1 ले लिए, अल्फा का मान बहुत कम है, बहुत कम होता ही है अल्फा का मान। फिर यहाँ से सांता मोलरता निकाल लिए, मोलरता आ गई तो फिर यहाँ से के ए निकाल ली, अल्फा का पता ही था, पहले से मान निकाले थे हम अल्फा का, ठीक है। फिर अल्फा का मान यही निकाले थे ना, तो बस सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। चलो क्लियर, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये तो हो जाएगा आपसे, कुछ नहीं इसमें, ठीक हो जाएगा, ठीक। पी एस की वैल्यू निकालना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लो, कुल वासदाब इतना है, 36 ग्राम में मोलर द्रव्यमान को 100 ग्राम द्रव बी के 1000 ग्राम में घोला गया है। शुद्ध दाब बी का वासदाब 500 टॉर पाया गया। शुद्ध जल ए के वासदाब
तथा इसके विलयन के वाष्पदाब की गणना कीजिए यदि विलयन का कुल वाष्पदाब इतने टॉर है। ए के मोल इतने, इतने बाई इतने, बी के मोल इतने बाई इतने, कुल मोल इतने, ए का मोल प्रवाह जितना, बी का मोल प्रवाह जितना, चूंकि विलयन में केवल द्रव उपस्थित इसलिए ये पी एस इतना, पी बी नॉट बी इतना, पी एस इतना, तो पी नॉट ए निकालना है, तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। पुनः पी ये फार्मूला लगा देंगे, तो इसमें पी ए भी निकाल लेंगे। पढ़ लो इसको, हो गया सॉल्यूशन। देखो, ओ सॉरी, इसको देख लेते हैं, इसको समझा देते हैं मैं। अच्छा, ग्राफ वाला है। 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के वाष्पदाब क्रमशः 741.8 mmHg तथा 632.8 mmHg है। यह मानते हुए कि संगठन के संपूर्ण परास में ये आदर्श विलयन बनाते हैं। मानते हैं कि ये दो क्या बनाते हैं, आदर्श विलयन ही, आइडियल सोल्यूशन ही बनाते हैं। तो पी कुल, पी टोटल क्या होगा, पी टोटल यहाँ पे पी टोटल क्या होगा, पी क्लोरोफॉर्म, पी एसीटोन, ठीक, एक्स एसीटोन के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। मिश्रण के संगठनों को प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित हैं। जो एक्स एसीटोन था उसके मान ये आ रहे हैं, पी एसीटोन ये आ रहा, पी क्लोरोफॉर्म ये आ रहा, मतलब इसके मोल प्रभाव, एसीटोन के मोल प्रभाव ये आ रहा है, इसका शुद्ध एसिड प्योर एसीटोन का वाष्पदाब ये आ रहा है, प्योर क्लोरोफॉर्म का वाष्पदाब ये आ रहा है। उपरोक्त आंकड़ों को भी ग्राफ में आलेखित कीजिए एवं इंगित कीजिए कि आदर्श विलयन धनात्मक या ऋणात्मक विचलन है। तो सॉल्यूशन देखो, एसीटोन के ये था, पी एसीटोन ये था, क्लोरोफॉर्म पी ये था। ठीक है, पी कुल निकाल ली, पी टोटल निकाल ली। भाई पी टोटल निकालना भी आया था तुमको, अभी सिखाए थे ना। ऐड कर डालो, ऐड करते चले जाओ, पी टोटल आता चले जाएगा सबको। ठीक, फिर आए क्या, एक्स एसीटोन का मान दिया गया है, एक्स एसीटोन दिया गया है, तो मालूम है दोनों का मोल प्रभाव जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो पी एक्स क्लोरोफॉर्म का निकालना, तो 1 से माइनस कर देंगे। विलयन कुल प्रायोगिक वाष्पदाब के आदर्श विलयन दाब, आदर्श वाष्पदाब कितना होगा, इतना होगा। मालूम है फार्मूला के प्रत्येक बिंदु पर कम है, कुल वाष्पदाब इतना mm तक घट जाता है और इसके पश्चात बढ़ता है। तो ग्राफ में एक बिंदु निम्नतम वाष्पदाब है, इस राउल्ट नियम ऋणात्मक विचलन पर निम्नतम है, तो राउल्ट नियम क्या जाएगा, ऋणात्मक जाएगा, ऋणात्मक जाएगा। देखो घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, पी टोटल यहाँ ऋणात्मक जाएगा। ये भी थोड़ा थोड़ा झुका है, ये भी थोड़ा थोड़ा झुकेगा, थोड़ा थोड़ा झुकेगा, टोटल भी झुक जाएगा, टोटल भी क्या हो जाएगा, गुड झुक जाएगा। ठीक है, टोटल यही ग्राफ बनेगा। वहाँ पे जो इनके एक्स कुल वाष्पदाब का जो मान आ रहा है, टोटल अभी वाष्पदाब हमने मान निकाला है, ठीक है, 400 से 500 तक। और यहाँ से एसीटोन का मोल प्रभाव है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से ग्राफ बना लिए हम। ठीक है, राउल्ट नियम वाला ग्राफ आपने बताया था आपको, वहाँ से अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये इस डाटा का यूज करके वो ग्राफ बना है। ठीक है, इस डाटा के अनुसार वहाँ पे पॉइंट लगाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। बेंजीन तथा टॉयलिन के संपूर्ण संगठन परास में आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 केल्विन ताप पर बेंजीन तथा टॉयलिन के वाष्पदाब क्रमशः इतने mmHg तथा इतने mmHg तथा 80 ग्राम बेंजीन के 100 ग्राम टॉयलिन में मिलाया जाए तो वाष्पदाब अवस्था में बेंजीन के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। बेंजीन के मोल इतने इतने, टॉयलिन के मोल इतने इतने, कुल मोल इतने हो जाएंगे। तो विलयन में बेंजीन के मोल प्रभाव जितना बाई इतना, टॉयलिन के मोल प्रभाव जितना बाई इतना, पी बेंजीन के लिए इतना है, पी नॉट बेंजीन के लिए इतना है, टॉयलिन के लिए। ठीक है, बेंजीन क्योंकि विलायक है, ए विलेय का है, टॉयलिन है, तो पी एस इतना इतना प्लस इतना इतना हो जाएगा, मान निकालेंगे। केवल बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन के लिए लिख लेंगे, पी केवल बेंजीन का वाष्पदाब प्योर का निकालना है तो पी ए आ जाएगा, इतना प्लस इतना इतना निकालेंगे। बेंजीन का मोल प्रभाव
वाष्प अवस्था में, वेपर प्रेशर में, तो वेपर प्रेशर में बेंजीन का वाष्प दाब मिले कुल वाष्प दाब, ये हो जाएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। वाष्प दाब, अगर वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाव पूछ रहा है तो अगला क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हलवा है, सोल्यूशन देख लो सीधा समझ आ जाएगा। मोल प्रभाव है पी, पी है ना, टोटल से कम करते गया है। एटीएम है, एच जी में बदल, एम में बदलना है 776 से गुणा, 760 से मल्टीप्लाई, हेनरी नियम लागू करने पर के एच आ जाएगा अपान। अगला सवाल 40 नंबर देख लो, ये तो आसान है, हो ही जाएगा। ये क्या बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस 25 mg K2SO4 को 2 लीटर जल में विलीन करने पर प्राप्त विलयन का पाषाण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन में K2SO4 का पूर्ण आयन हो जाता है, पूर्ण आयनन हो जाता है। K2SO4 के प्लस प्लस SO4 2 माइनस, K2SO4 के पूर्ण आयनन के पश्चात उत्पन्न आयनों की संख्या इतने, विलय का भार ज्ञात कीजिए। यदि इसलिए इतना 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 कुछ नहीं, इतना आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण आयन के पश्चात आयनों की संख्या, आयनों की संख्या क्या है, जितनी आयनों की संख्या, एक आयन ये, दो आयन ये, 3 हो जाएगा। ठीक, ये इतना 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 ताप आर इतना होता है और भार इतना हो जाएगा, इसलिए वाष्प दाब निकालेंगे, पाषाण दाब पाई की वैल्यू। क्लियर है, तो सारे क्वेश्चन हो गए, यही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के। आशा करते पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।